हाँ तो वही बताएं। ठीक है, चलिए बताएं भाई। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? प्रिंसिपल और ट्रीटमेंट। गुड। तो अभी तक देखे हमने क्या पढ़ लिया है? ठीक है, अभी तक देखे हमने क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले हेल्थ और हेल्थ के जो फेलियर होते हैं, ठीक, हेल्थ होती क्या है, हेल्थ के अलग अलग कैटेगरीज, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक, वो सब पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था कि हेल्थ और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है। ठीक, हमने ये समझा था कि अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है तो जरूरी नहीं है वो डिजीज फ्री हो, और अगर कोई डिजीज फ्री है तो जरूरी नहीं है वो हेल्दी हो। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिजीज क्या होती है, ठीक है, और डिजीज के टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक, डिजीज के टाइप्स में हमने पढ़ा था कि डिजीज या तो एक्यूट हो सकती है या फिर क्रॉनिक हो सकती है। ठीक, एक्यूट डिजीज होगी तो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, उसका इफेक्ट बॉडी पे ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। क्रॉनिक डिजीज है तो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी और उसका इफेक्ट बॉडी पे ज्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि आपकी डिजीजेस दो तरीके की होती हैं। ठीक है, या तो इन्फेक्शियस डिजीज होगी या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगी। ठीक है, या तो इन्फेक्शियस डिजीज होगी या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगी। इन्फेक्शियस डिजीज में हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, जो क्या हो, कम्युनिकेबल हो। ठीक, तो कम्युनिकेबल डिजीज को ही हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। और जो नॉन कम्युनिकेबल है उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक, तो इसमें हमने पढ़ लिया था फिर कॉजेज ऑफ डिजीज क्या होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा था अलग अलग जो है कॉजेज होते हैं। सबसे मेन कॉज क्या है, जो पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, पैथोजेंस या माइक्रोब्स हम कह सकते हैं, वही क्या कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस, प्रोटोजोआस और वॉर्म्स। ठीक, इन सब की वजह से डिजीजेस होती हैं। उसके अलावा, ठीक है, क्या रीजन है किस तरीके से डिजीज हो सकती है, कि आपको जो है, आपकी हेल्थ जो है वो क्या हो, पुअर हो। ठीक, आपकी हेल्थ पुअर हो और आपका नरिशमेंट भी क्या हो, अच्छा ना हो। ठीक, तो पुअर हेल्थ हो, माल न्यूट्रिशन हो, ठीक, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, डिजीज होगी। आप ज्यादा ससेप्टेबल होंगे डिजीज कैच करने के। ठीक, उसके बाद क्या है, मेल फंक्शनिंग, कोई आपके बॉडी पार्ट्स हो, ठीक है, वो सही से काम न कर रहे हो, तो उस वजह से भी डिजीज आपको हो जाएगी। ठीक, और डिजीज होगी और ज्यादा चांसेस है कि आपको कोई बॉडी का डिसऑर्डर हो जाए। ठीक, तो ये रीजन हो गए। उसके अलावा एक रीजन सबसे बड़ा क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां आप काम करने जाते हैं, जहां आप रोज टहलने जाते हैं, अगर वो सब इन्वायरमेंट ही पोल्यूटेड है, अगर आपका खाना पीना जो है वो पोल्यूटेड है, ठीक है, जो आप वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, ठीक है, जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, तो अगर ये सब चीजें जो है पोल्यूटेड है तो जाहिर सी बात है आपको डिजीज होगी होगी। ठीक, उसके बाद लास्ट रीजन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, कुछ भी ना हो इनमें से, बट आपको अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी आपको डिजीज होगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शियस डिजीजेस किस तरीके से, मतलब किन एजेंट्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ठीक है, और उन एजेंट्स की अलग अलग हमने डिजीजेस पढ़ी थी, कि वायरसेस कौन कौन से डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, फंगस से क्या हो सकता है, प्रोटोजोन से क्या हो सकता है, वॉर्म से क्या हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि क्या मीन्स ऑफ स्प्रेड है। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीजेस किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एयर के थ्रू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी कॉमन कोल्ड हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, निमोनिया हो गई, ये सब थ्रू एयर स्प्रेड होते हैं। ठीक, देन थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू कौन कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, जैसे कॉलेरा है, अमीबिक डाइसेंट्री है। ठीक है, अगर कंटामिनेटेड वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो फिर आपको ये डिजीजेस होंगी। ठीक, और जैसे थ्रू वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था वेक्टर्स क्या हैं। वेक्टर्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं। ठीक है, एक हम कह सकते हैं पैथोजन को उठा के एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं, तो वो कौन है, वेक्टर्स। ठीक, तो होस्ट बॉडी तक पैथोजन को पहुंचाने का काम किसका है, वेक्टर्स का। और वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मॉस्किटोज हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती हैं।
ठीक है, तो जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सब डिजीजेस जो है, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिजीजेस जो है वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके थ्रू भी डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं। ठीक, तो ये तरीके हो गए जिनके थ्रू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ठीक, उसके बाद हमने अब क्या पढ़ा था कि एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक, ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसमें कि कुछ डिजीजेस जो होती हैं, ठीक है, कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो जनरली इस तरीके से होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू पे जाके अटैक करें, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू पे जाके अटैक करे। ठीक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया का आपको एग्जांपल बताया होगा कि मलेरिया में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम आता है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है, बताएं भाई। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम आता है वो कहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है, ब्लड, ब्लड में तो करता है, बट उससे पहले, आरबीसी, उससे पहले लिवर। ठीक, लिवर में जाता है, लिवर में इन्फेक्शन करता है और फिर वहां से सारे आरबीसी में इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजीजेस जो होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, या तो ऑर्गन स्पेसिफिक होंगी, या तो किसी ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगी, या फिर किसी पर्टिकुलर टिश्यू में जाके डिजीज स्प्रेड करेंगी। ठीक, जैसे माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स जो है, अगर हम कहें कि नोज के थ्रू एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो फिर कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे, लंग्स को। ठीक है, लंग्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, अल्वलाई में इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, तो जितनी रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी लंग्स से एसोसिएटेड वो कॉज होंगी। ठीक, उसी के बाद अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल, जैसे माइक्रोब्स अगर हमारे माउथ के थ्रू एंटर हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे माउथ के थ्रू एंटर हो रहे हैं तो हमारे फूड में जा रहे हैं, तो फिर कहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। ठीक, तो या तो गट के इन्फेक्शन होंगे या फिर लीवर के इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, लीवर के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं उससे। ठीक, तो ये क्या है, वो डिजीजेस जो माउथ के, जो जिनके पैथोजन माउथ के थ्रू एंटर हो रहे हैं। ठीक, सर गट क्या होता है? गट है आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसी को हम क्या कहते हैं, गट कहते हैं। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली ज्यादातर केसेस में सिर्फ जो आपका स्टमक है उसको गट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, वायरसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, वायरसेस जैसे जो एड्स कॉज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू अगर एंटर हो रहे हैं बॉडी में तो कहाँ पे, कौन से ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे, और सर डब्ल्यूबीसी। हाँ, लिम्फ के थ्रू जो है लिम्फ को इन्फेक्ट करेंगे, और फिर लिम्फ को इन्फेक्ट करेंगे तो लिम्फ किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का, तो इम्यून सिस्टम आपका पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन फीवर कहते हैं। ठीक है, ब्रेन फीवर कहा जाता है इसे। तो ये वायरस जो है, जो जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉज करता है, ठीक, ये अगर बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, मॉस्किटो के थ्रू एंटर होता है, तो मॉस्किटो यहाँ पे एक इसका वेक्टर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, ब्रेन में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन फीवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या बात करी थी, इसके बाद हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि डिजीजेस तो हो गई, ठीक, डिजीजेस तो हो गई, डिजीज हो गई, बट उसको ट्रीट करने का अब क्या तरीका है। मैंने इसमें आपको बताया था कि ट्रीटमेंट के दो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, बताएं भाई। जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको मार देना। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल्स जो बताए थे वो क्या थे, पहला काम क्या था कि आपको जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं, जो इफेक्ट हैं डिजीज के, उनको रिड्यूस करना। ठीक, उनको रिड्यूस करना, ये है पहला तरीका। ठीक, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो माइक्रोब है उसको किल करना है। ठीक, तो ये दो स्टेप्स हैं, ये दो प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इफेक्ट्स कॉज हुए हैं डिजीज से उनको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था
अगर हम बात करें टाइफाइड की, ठीक, तो टाइफाइड में क्या होता है, हाई फीवर होता है। ठीक, टाइफाइड में क्या होता है, हाई फीवर होता है। ठीक है, हाई फीवर लगभग 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर होता है। ठीक, तो पहला काम क्या होता है कि ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है डिजीज का, इसको रिड्यूस करना है। ये जो फीवर है, पहले फीवर कम करना है। ठीक, फीवर जब कम हो जाएगा उसके बाद फिर माइक्रोब्स को किल करना है। ठीक है, क्यों माइक्रोब्स को किल क्यों करना है, क्योंकि आपका इफेक्ट तो कम हो गया, तो काम तो हो गया। माइक्रोब्स को क्यों किल करना है, क्या जरूरत है? टाइफाइड पे ना हो सके। गुड, क्योंकि वो रिलैप्स ना हो। माइक्रोब थोड़ी किल हुए। हाँ, रिलैप्स ना हो। ठीक, तो माइक्रोब्स अभी हैं वहां पे। ठीक, तो वो डिजीज दोबारा हो जाएगी, तो दोबारा ना हो इसलिए माइक्रोब्स को किल करना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, जब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है तो आपको क्या कहा जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, कहता है ये 5 दिन का कोर्स है, इसको करना है कंप्लीट, कहता नहीं कहता? यस सर। ठीक है, क्यों कहता है डॉक्टर, कोर्स कंप्लीट करने की क्यों कहता है? तो जो ऐसा अंदर के चीज, रोगाणु सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो ये मेन रीजन है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का ये एक इशू रहता है कि अगर आपने जैसे एंटीबायोटिक ली, ठीक है, और अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो आपने 2 दिन दवा खाई, आपको लगा आपकी तबीयत सही हो गई, ठीक है, आपको लगा आप डॉक्टर से बड़े डॉक्टर हैं, और आपने दवा खाना छोड़ दी, तो क्या होगा, क्या होगा? माइक्रोब्स पूरी तरह से किल नहीं होंगे। माइक्रोब्स किल नहीं हुए हैं, वो डिजीज दोबारा रिलैप्स हो जाएगी। ठीक है, और इस वक्त जो है अब ये ज्यादा डेंजरस है। ठीक, अगर आपने जो प्रिस्क्रिप्शन है, ज्यादातर लोग यही करते हैं, ठीक है, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, आप लोग तो चलिए फिर पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती वो लोग यही काम करते हैं कि दवा खाई, मेडिकेशन ली, ठीक है, लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं किया, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, क्या करते हैं फिर बीच में ही दवा छोड़ देते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो इस तरीके के जो मेडिकेशंस होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, इस तरीके के जो मेडिकेशंस होते हैं इनको पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर 5 दिन का मेडिकेशन है, मतलब डॉक्टर को ज्यादा पता है, उसने 5 दिन का मेडिकेशन लिखा है, मतलब 5 दिन का टाइम लगेगा उस बैक्टीरिया को किल करने में। अब आपने अगर 2 दिन में दवा खा के छोड़ दी तो क्या होगा, थोड़े बहुत बैक्टीरिया किल होंगे, लेकिन मेजोरिटी बैक्टीरिया अभी वहां पे मौजूद होंगे, कंप्लीटली किल नहीं हुए होंगे। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बैक्टीरिया वहां पे थे, ठीक है, जो किल नहीं हुए, अब जो आपने एंटीबायोटिक खाई थी वो उससे रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, वो उससे रेजिस्टेंट हो गए। रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि अब दोबारा अगर आप वो एंटीबायोटिक खाएंगे, आपको दोबारा, जाहिर सी बात है, दोबारा वो बीमारी होगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से आपको फीवर होगा, सब कुछ दोबारा होगा। अब दोबारा से अगर आपने सेम मेडिकेशन लिया तो क्या होगा, उसको कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, वो आपकी पिछली वाली मेडिकेशन से रेजिस्टेंट हो गए। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हमेशा कि इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह के, उसको कंप्लीट करना चाहिए ताकि वो सारे माइक्रोब्स किल हो सके। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? इम्यूनाइजेशन क्या है? सर बॉडी की Immune पावर system. फाइट करने अगेंस्ट पैथोजेंस। गुड, ठीक है, हमारी बॉडी की पावर। ठीक, और इम्यूनाइजेशन किससे एसोसिएटेड है? इम्यूनाइजेशन किससे एसोसिएटेड है? हमारे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड है, इम्यून सिस्टम से। ठीक, तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम भी होता है, जैसे आपने बाकी सिस्टम्स पढ़े होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से एक इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम का क्या काम है, इम्यून सिस्टम का क्या काम है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना ताकि फॉरेन इन्फेक्शन से हमारी बॉडी फाइट कर सके। ठीक, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है? हमारे बॉडी की एबिलिटी, ठीक, हमारे बॉडी की एबिलिटी कि वो फॉरेन इन्फेक्शन से फाइट कर सके। ठीक, फॉरेन इन्फेक्शन से फाइट कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक, तो देख लें क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट
द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज या पैथोजेंस एंड इट्स ग्रोथ इन आवर बॉडी। ठीक, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज और पैथोजेंस एंड इट्स ग्रोथ इन आवर बॉडी। ठीक, इम्यूनाइजेशन कितने तरीके का है? ठीक, फॉरेन बॉडी मतलब टाइप्स। फॉरेन का मतलब होता है बाहर की बॉडी। ठीक है, मतलब बाहर, मतलब आपकी बॉडी से बाहर के जो सेल्स हैं वो। ठीक है, फॉरेन। ठीक है सर। ठीक, तो इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, ठीक, इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। ठीक है, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझें। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सर इनहेरिटेड सुने थे, इनेट क्या होता है? हाँ अभी बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे हेरिडिटी में आपने याद होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे हेरिडिटी में आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रेड्स होते हैं वहां पे इनहेरिटेंस दो तरीके का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा? इनहेरिटेंस दो तरीके का पढ़ा होगा, कौन कौन सा? Inherited trait and acquired trait. ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक, तो इनहेरिटेड का क्या मतलब था? इनहेरिटेड का क्या मतलब था? बिफोर बर्थ बाय बर्थ आया हो। प्रेजेंट हो। ठीक है, बाय बर्थ आया हो, पेरेंट्स से आया हो। और एक्वायर्ड का क्या मतलब था? आफ्टर बर्थ। जो आपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया हो। ठीक है भाई, जो आपने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया हो। याद आया नहीं आया? Yes. ठीक, सेम यही मतलब यहां पे भी है। ठीक, सेम यही मतलब यहां पे भी है। इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो इनहेरिटेड है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? जो इनहेरिटेड है। ठीक है, जो आपको बाय बर्थ मिली है। ठीक है, तो वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, और ये थोड़ी सी इनहेरिटेड, हम एक्चुअल टर्म्स में इनहेरिटेड नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल मतलब इनहेरिटेड नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये आपकी बॉडी में बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, वो वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर होगा, बाय डिफॉल्ट। ठीक, डिफॉल्ट का क्या मतलब है? डिफॉल्ट का क्या मतलब है? कंप्यूटर में पढ़ा है, जो पहले से कंप्यूटर में डला पढ़ा हुआ। होगा, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? कि ऑलरेडी वो चीज हो। ठीक है, ऑलरेडी वो चीज हो। मतलब आप प्रोग्राम को अगर कोई कमांड ना दें तो वो बिना कमांड के जो काम करने वाला है, ठीक है, वो क्या है? बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो उसमें एक कमांड है ही, मतलब आप अगर कोई कमांड ना दें उसको, सपोज अगर जैसे होता है लैपटॉप्स में, आपने देखा होगा कि 20% जब बैटरी हो जाती है तो उसमें बैटरी सेवर ऑन हो जाता है, या मोबाइल फोन्स में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आप कुछ ना करें, अगर आप अपने आप से बैटरी सेवर ऑन ना करें, ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह में भी ये फंक्शन होता है, अगर आप बैटरी सेवर ऑन ना करें तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा 20% पे। ठीक है, तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये क्या है? ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, मतलब अगर आपकी बर्थ हुई है तो आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी ही मिलेगी। बात समझ गए? ठीक है, अगर आपकी बर्थ हुई है तो आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो इसका ये मतलब है इन्नेट इम्यूनिटी का। ठीक, जो ये इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल में होती ही होती है, इन्नेट है। ठीक, मिलनी ही है, हर बॉडी में होती है। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये वही चीजें जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये क्या है? वो इम्यूनिटी जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ये क्या है? ये वो इम्यूनिटी है जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ठीक, ये बाय बर्थ नहीं होती। ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं होती। ठीक, तो इन्नेट इम्यूनिटी को जरा देखें। ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी को हम देखते हैं पहले। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, अभी बताया, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है? इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक, नॉन खास स्पेसिफिक, नहीं। खास नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई और?
सर ये हर किसी में एक ही टाइप का पाया जाता है। हाँ, गुड, ठीक है। तो क्या कहें, नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ फिर? सर इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है कि ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है मतलब किसी हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट इम्यूनिटी नहीं है। बात समझे मेरी इस बात को? स्पेसिफिक होने का क्या मतलब होगा? स्पेसिफिक होने का क्या मतलब होगा? कोई खास हो, कोई खास इम्यूनिटी हो, हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट इम्यूनिटी हो, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक है मतलब हर इंडिविजुअल के लिए ये सेपरेट नहीं है, सबके लिए सेम है। सारे इंडिविजुअल्स के लिए ये इम्यूनिटी सेम होती है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कि इसके लिए इम्यूनिटी इस तरीके की होगी, इसके लिए इम्यूनिटी इस तरीके की होगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए सेम इम्यूनिटी है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, ये समझ में आ गया नॉन स्पेसिफिक? यस सर। ठीक है, आगे देखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब समझे भाई। सेल्फ क्या है, वो सेल जो आपकी बॉडी के हैं, वो सेल जो आपकी बॉडी के हैं वो क्या है, सेल्फ। वो सेल जो आपकी बॉडी के नहीं है वो क्या है, नॉन सेल्फ, ठीक है। मतलब फॉरेन सेल्स, ठीक। तो नॉन सेल्फ का क्या मतलब है, फॉरेन सेल्स। और सेल्फ का क्या मतलब है, आपके बॉडी के सेल्स। तो जो सेल्स आपके बॉडी के हैं वो क्या है, सेल्फ। और जो आपकी बॉडी के नहीं है वो क्या है, नॉन सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती ये इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज लेस डाइवर्स। लेस डाइवर्स होने का क्या मतलब है, ये ज्यादा डाइवर्स नहीं है, इसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब कि ये बहुत क्या है, सर वैरायटीज नहीं होती इसमें। हाँ, बहुत इसमें वेराइटीज नहीं है। ये बहुत क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इस इम्यूनिटी के पास, इस इम्यूनिटी के पास, ठीक है, एक कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है। और ये जो सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं, ये इन्हीं सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज को यूज करके किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से फाइट करती है इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, चेस का एक गेम होता है, चेस, ठीक है। तो चेस को खेलने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी को सिखा दें कि कैसा खेला जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उसे अमेचर कहेंगे, ठीक है। अमेचर कहेंगे। जो नया नया बंदा हो, जैसे चेस बस अभी खेलना सीखा ही है उसने, उसे क्या कहेंगे, अमेचर कहेंगे हम। तो अमेचर जो होगा इंडिविजुअल, वो क्या होगा, वो ऐसा आदमी होगा जो, जिसके पास क्या होगा, एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होंगी। उसके पास क्या होगा, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होंगी। उसने बस उतनी ही स्ट्रैटेजी सीखी होंगी कि कैसे चेस में अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है और कैसे हम हरा सकते हैं, कैसे चेकमेट की जाती है, कैसे जीता जाता है, कैसे जो है बीट किया जाता है किसी को। तो उसके पास सिंपल सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होंगी, कुछ दो चार स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। वो मास्टर नहीं होगा चेस का, ठीक है, क्योंकि मास्टर जो होता है उसके पास हम कह सकते हैं बहुत हजारों के सौयों की तादाद में, हजारों की तादाद में उसके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो जो अमेचर होगा उसने हो सकता है 2 3 4 5 स्ट्रैटेजी सीखी होंगी और उन्हीं को यूज करके वो फाइट करता रहेगा सबसे, ठीक। तो मास्टर नहीं है, ठीक, अमेचर है, नया। इसी तरीके की इननेट इम्यूनिटी भी होती है, इननेट इम्यूनिटी, ठीक। तो इननेट इम्यूनिटी कोई मास्टर नहीं होती है, ठीक है, कि इस तरीके की अगर सिचुएशन क्रिएट हुई तो मुझे इस तरीके से फाइट करना है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई तो इस तरीके से फाइट करना है, ऐसा नहीं होता। उसके पास कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं और वो उन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करके फाइट करती रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आगे देखो भाई, इननेट इम्यूनिटी के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इननेट इम्यूनिटी के
4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। वो 4 कंपोनेंट्स क्या हैं, देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, दैट इज फिजिकल बैरियर, ठीक। पहला कंपोनेंट क्या है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर क्या होता है, कोई बताएगा? फिजिकल बैरियर क्या है? तो कोई भी फिजिकल चीज जिससे रुकावट होती हो। गुड, वेरी गुड, ठीक है। कोई भी फिजिकल चीज जिससे हम एक रुकावट पैदा कर सकें, ठीक है, वो क्या है, फिजिकल बैरियर। तो हमारी बॉडी में इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। मतलब जो डिफेंस क्रिएट हो रहा है उसमें सबसे पहली चीज क्या है, फिजिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम उसको कहते हैं, आर्मी में भी ये एक चीज होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको कहा जाता है जो बिल्कुल बॉर्डर पे हो, ठीक है। आप यहाँ पे सेंटर पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, बॉर्डर है, ठीक। तो बॉर्डर लाइन पे जो मौजूद होता है, ठीक है, जो फॉरेन एजेंट्स को अंदर नहीं आने देता, जो बॉर्डर पे मौजूद है, उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है हमारे बॉडी में, फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है फिजिकल बैरियर? पहली चीज जैसे है फिजिकल बैरियर, स्किन, स्किन। ठीक है, गुड। स्किन, स्किन क्या है हमारा, फिजिकल बैरियर। अब स्किन फिजिकल बैरियर की तरह कैसे काम करता है, ठीक। तो स्किन पे देखें क्या होता है, स्किन के ऊपर केराटिनाइज्ड डेड लेयर होती है, ठीक। केराटिन, देखिए केराटिन एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। केराटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है जो जनरली आपके डेड सेल्स में पाया जाता है। कोई एग्जांपल दे सकता है? गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई हो सकता है पार्लर बिल्कुल एडिक्टेड इंडिविजुअल हो, ठीक, तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा। तो केराटिन क्या होता है, वो जो हेयर से एसोसिएटेड हो, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन जो होता है, केराटिन प्रोटीन जो होता है वो आपके डेड सेल्स में पाया जाता है, जैसे हेयर में, ठीक। तो स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर एक केराटिनाइज्ड डेड लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ से, ठीक। तो माइक्रोब जो हैं इस लेयर पे ग्रो नहीं करते, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डेड लेयर है, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल चीज क्या है कि स्किन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। स्किन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी पता होगा कि सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। ये सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, पता होगा। ये सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, सीबम, सीबम। और स्वेट ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, स्वेट, पसीना। तो स्वेट। सीबम क्या होता है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो आपके नेचुरल ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वही सीबम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है, सीबम, और स्वेट ग्लैंड्स स्वेट, ठीक। तो ये क्या है, ये वो ग्लैंड्स हैं जो स्किन में मौजूद होते हैं, ठीक। तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोड्यूस सीबम, ठीक है, और स्वेट प्रोड्यूस होता है। और इनका काम क्या होता है, दे मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ स्किन। ये क्या काम करते हैं कि जो स्किन का एसिडिक पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि एसिडिक पीएच में काफी सारे पैथोजन जो हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक। स्किन पे काफी सारे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, क्यों, इसी एसिडिक पीएच की वजह से, ठीक। लेकिन इन माइक्रोब्स में भी एक माइक्रोब है जो ग्रो कर जाता है, दैट इज फंगस, फंगस, ठीक। तो जनरली देखें तो स्किन के जितने इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। स्किन के जितने इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो स्किन जो है वो ग्रो, स्किन पे जो है फंगस ग्रो कर जाती है, ठीक है, बाकी पैथोजन ग्रो नहीं कर पाते। देन हम बात करें म्यूकस की, ठीक। तो म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या है, तो आपको पता होगा म्यूकस क्या है, बॉडी का एक फ्लूइड है, ठीक है, एक फ्लूइड है म्यूकस, ठीक है। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोज में प्रेजेंट होता है म्यूकस, क्या काम करता है, स्टमक में भी होता है। हाँ हाँ, क्या काम करता है, नोज में क्या काम करता है, सर डस्ट शरीर पार्टिकल को प्रोटेक्ट ट्रैप कर कर। लेता है। हाँ, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ताकि वो हमारे लंग्स वगैरह में ना जाए, ठीक है। और हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है, वहां पे क्या काम करता है म्यूकस,
HCl से हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, तो म्यूकस जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जितने हमारे बॉडी के ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जितने हमारे बॉडी के ओपनिंग्स हैं वहां पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो डिफरेंट ट्रैक्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच ओपन टू आउटसाइड, ठीक है, आर इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस। ठीक है, जितने हमारे बॉडी के ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड में ओपन हो रहे हैं, तो उनको इंटरनली लाइन करता है क्या? म्यूकस। ठीक है, और ये काम क्या करता है? इट ट्रैप्स पैथोजेंस, ठीक है, जो पैथोजन आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेता है। एंड सीलिया, और जनरली क्या होता है यहाँ पे? सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पे म्यूकस होगा, ठीक है, ट्रैक्ट वहां पे होगा, जो भी ओपनिंग होगी हमारे बॉडी की वहां पे जो है म्यूकस प्रेजेंट होगा, और साथ में सीलिया भी होगा उस टिश्यू में। ठीक है, जैसे नोज में भी देखें तो सीलिया होता है। ठीक है, तो सीलिया का क्या काम करता है कि वो जो आपका म्यूकस, ठीक है, बना है, उसको क्या करता है? दे प्रोपेल देम आउट। ठीक, जो म्यूकस बना है और जो उसने पैथोजन को ट्रैप किया है वो उसको बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, देन ये तो बात हो गई क्या? फिजिकल बैरियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल क्या है, बताएं भाई, फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल क्या है, बताएं भाई। फिजियोलॉजी देखिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी के चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड होकर जो हमारी बॉडी में चेंजेस क्रिएट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, या फिजियोलॉजी। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? पहला बैरियर इसमें देखिए क्या है, दैट इज फीवर। ठीक है, पहला बैरियर क्या है? फीवर। तो पहला हमारी बॉडी में जो चेंज होता है दैट इज फीवर। ठीक, तो फीवर को ही हम क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। फीवर को ही हम क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। हाइपर मीन्स टू इंक्रीज, ज्यादा। टू इंक्रीज, और थर्मिया स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि उन पैथोजेंस को किल किया जा सके। ठीक है, तो यही क्या होता है? फीवर है। तो ये फीवर क्या होता है? हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। अब ये तो आपने बात समझ ली, ठीक है, लेकिन काफी लोग जिनको नहीं पता होता, ठीक है, वो क्या समझते हैं कि फीवर हो गया और फीवर एक क्या है? बुरी चीज है। अब ये बताइए, फीवर बुरी चीज है या अच्छी चीज है? फीवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फीवर होना चाहिए। ठीक है, एस्पिरेंट्स को किल नहीं होंगे। फीवर होना चाहिए, होना चाहिए। फीवर होना चाहिए। ठीक है, तो फीवर क्या है? फीवर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि काफी, अब वो तो एक क्या कहते हैं, एक फैशन से बना लिया है कि जरा सा कहीं पे फीवर होता है तो फौरन क्या करते हैं? या तो कॉम्बिफ्लेम खा लेंगे या फिर क्रोसिन खा लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके मार्केटिंग अब ज्यादा होने लगी है, एड ज्यादा चलने लगे। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है कि अगर आपको फीवर है तो आप थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करें। ठीक है, और उसको आप कूल डाउन कर सकते हैं। किस तरीके से? किस तरीके से? सर रेस्ट करके। हाँ, रेस्ट करें। वाटर। हाँ, रेस्ट करें, या एक कोल्ड जो है वाटर में जो है आप एक क्लॉथ डिप करके अपने हेड पे लगा लें। ठीक है, जिससे जो है वो हीट को सक कर ले। ठीक, तो उससे फीवर आपका कम हो सकता है। ठीक है, बट मेडिकेशन लेने का कोई वो नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे तो आपकी बॉडी पे जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है। जो आपका फीवर हो रहा है वो फीवर होना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि मेडिकेशन ना लें, फौरन से मेडिकेशन ना लें। ठीक है, हाँ, थोड़ा टाइम हो गया है और फीवर कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तब मेडिकेशन लेना ठीक है। ठीक है, तब मेडिकेशन लेना ठीक है। ठीक है, जब आपकी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फीवर ज्यादा हो गया है, तो मेडिकेशन लेना ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? पीएच। तो पीएच के बारे में पता होगा कि हमारे बॉडी में जो है
पीएच एक मेंटेन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और पीएच जो है काफी इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। पीएच जो है काफी इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो अगर हम अपनी बॉडी का पीएच चेंज कर दें तो माइक्रोब्स जो हैं वो फेवरेबली ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था माइक्रोबियल ग्रोथ कब होती है, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस दिखती हैं ग्रो करने के लिए, तो फिर वो ग्रो होते हैं, ठीक है। जब आप अनफेवरेबल कंडीशन बना देंगे तो फिर माइक्रोब्स ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे हम पीएच को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या पीएच जो है काफी एक्सट्रीम होता है और इन जगहों पे माइक्रोबियल ग्रोथ होना, ठीक है, काफी कम हो जाता है, ठीक है। काफी कम चांसेस होते हैं कि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो। क्यों? क्योंकि पीएच वहां पे जो है काफी एक्सट्रीम पीएच होता है, ठीक। अनफेवरेबल पीएच रेजिस्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक। जैसे अगर हम बात करें एसिडिक पीएच इन स्टमक, तो स्टमक के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्टमक में एक एसिड सिक्रीट होता है दैट इज HCl, गुड, HCl। और HCl क्या होता है? एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, और इतने एसिडिक मीडियम में कोई पैथोजन सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो कोई भी पैथोजन अगर हमारे स्टमक में एंटर हो रहा है तो वो HCl के जरिए किल हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो वेजाइना होता है, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो वेजाइना होता है वो भी क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। उसका भी पीएच क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है, ठीक। ये भी आपको बताया था मैंने रिप्रोडक्शन में कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो एसिडिक पीएच का होता है, ठीक। तो वहां पे भी क्या होता है? एसिडिक पीएच होने की वजह से कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है, ठीक। तो इस तरीके से पीएच को ऑल्टर करके भी हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को कम कर सकते हैं। एक और फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? लाइसोजाइम, ठीक। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोसोम्स का एंजाइम, ठीक है। और ये कैसा एंजाइम होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है ये एंजाइम, ठीक है। ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, ठीक। तो एंटीबैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करे। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। तो जहां पे भी हमारी बॉडी में हम इस एंजाइम को सिक्रीट करेंगे वहां पे क्या होगा? बैक्टीरिया किल होंगे, ठीक है। कहां कहां पाया जाता है ये? इंटेस्टाइनल जूसेस में पाया जाता है, ठीक है। सलाइवा में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टीयर्स में मौजूद होता है। टीयर क्या होते हैं? आंसू। आंसू। तो टीयर्स में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखें क्या है? सेलुलर बैरियर, ठीक। तो फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है? सेल्स जो बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक। सेलुलर बैरियर क्या है? जो सेल्स हैं जो बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक। और ये सेल्स क्या हैं? फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक। मैंने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में एक टर्म पढ़ाई थी दैट इज फैगोसाइटोसिस। याद है किसी को? क्या होता है फैगोसाइटोसिस? Engulfing of food. फाइट करते हैं फॉरेन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल ईटिंग। बताया था, सेल ईटिंग, ठीक। और एक और प्रोसेस मैंने बताया था जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग। और ये क्या होता है? Pinocytosis. पिनोसाइटोसिस, ठीक, पिनोसाइटोसिस। तो सेल ईटिंग जो है दैट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक। और जो सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक। तो फैगोसाइटिक सेल्स का एक काम क्या है कि जब भी कोई पैथोजन या फॉरेन एजेंट देखेंगे तो उसको एनगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे उसको, ठीक। तो ये सेल्स हैं फैगोसाइटिक सेल्स, सच एज मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक। एग्जांपल क्या है इनका? मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। और ये क्या है? WBCs है, ठीक, WBCs है। अब लास्ट एक बैरियर आ जाता है दैट इज नोन एज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझें, होता क्या है भाई कि आपने पढ़ा होगा
आपने पढ़ा होगा कि हर चीज का इलाज है, बट वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं है। ठीक, वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है उसका। ठीक है, सुनी है ये बात? Yes. ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका? कोई बता सकता है क्या रीजन है? कोई बता सकता है क्या रीजन है? सर इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छी होती है? अच्छी होती है क्या मतलब भाई? ज़्यादा जल्दी फैल जाता है बॉडी में। जल्दी फैल जाता है बॉडी में? सर मेन क्योंकि रीजन वो ये नहीं है। वक्त के हिसाब से अपने आप को हर वक्त चेंज करते रहते हैं। गुड, वेरी गुड। ठीक है, वायरसेस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वायरसेस जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, काफी जल्दी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि जितनी देर में आप उसके लिए कोई मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है, जब वो उसमें महीनों लगता है, सालों लगते हैं उसको कोविड टेस्ट का था। गुड, वेरी गुड, जैसे कोविड में हुआ था, तो उतने देर में उसका वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो पिछली जो आपने मेडिसिन बनाई है वो पिछले वायरस के लिए थी, अब नया वायरस आ चुका है। ठीक है, तो उस वायरस पे जो है एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, इफेक्टिव नहीं होगी। तो वही चीज है। बट साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर बेसिकली हमारे बॉडी में एक बैरियर बना होता है जिससे हम वायरसेस से फाइट कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या तरीका होता है? होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई सेल्स होते हैं जो वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक, हमारी बॉडी में कभी अगर कोई वायरस आया है, ठीक, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक, तो वो एक पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं, एक पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ठीक, और इंटरफेरॉन एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स का बना हुआ एक कंपाउंड है पेप्टाइड, ठीक है, इंटरफेरॉन। और ये क्या करता है कि जब इंटरफेरॉन सिक्रीट होता है तो ये नेबरिंग सेल्स में सिक्रीट होता है और नेबरिंग सेल्स को बचा लेता है इंफेक्शन से। ठीक, अगर कोई सेल्स हमारी बॉडी में वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं तो फिर वो क्या करेंगे? वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करेंगे, और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा कि जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो उसके आसपास के सेल्स हैं, उनको इन्फेक्शन से बचा लेगा, तो उन पे फिर वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स जो है सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने आप को बाकी सेल्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। इसी को हम क्या कहते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन्स। कौन? इंटरफेरॉन। ठीक, तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक, तो वो स्टिमुलेट कर देते हैं एडजेसेंट सेल्स को कि वो भी एंटीवायरल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करें और अपने आप को बचा लें। ठीक है, तो ये होता है साइटोकाइन बैरियर। तो ये हो गए हमारे बॉडी में जो अवेलेबल 4 बैरियर्स हैं वो। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये तो हो गई इननेट इम्यूनिटी की बात। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? वही मैंने अभी जैसे बताया आपको, वो इम्यूनिटी जो हमारे लाइफ टाइम में हम एक्वायर करें, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन हिज लाइफ टाइम, यही क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक। इननेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? हाईली स्पेसिफिक। अब इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? चेस का मास्टर है। ये क्या है? चेस का मास्टर है। मतलब इसके पास सैकड़ों तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, इसके पास क्या है? सैकड़ों तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, मेनी स्ट्रैटेजीज फाइट करने के लिए। ठीक, एक दो स्ट्रैटेजीज नहीं है इसके पास, सैकड़ों स्ट्रैटेजीज है जिससे ये फाइट कर सकता है। ठीक, तो हर सिचुएशन के लिए ये एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करेगा इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ये क्या? हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। डिफरेंट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। ठीक है, वही चीजें समझ गए होंगे। हाईली स्पेसिफिक है मतलब हर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी यूज होगी,
और अलग स्ट्रैटेजी यूज होगी, मतलब हर इन्फेक्शन से, हर पैथोजन से फाइट करने के लिए अलग एंटीबॉडी बनाई जाएगी। ठीक, एक सेट ऑफ एंटीबॉडीज नहीं होंगी कि वो सब इन्फेक्शन से फाइट करें, हर पैथोजन के लिए सेपरेट एंटीबॉडी बनाई जाएगी। डाइवर्स मोड ऑफ एक्शन है। डाइवर्स मोड ऑफ एक्शन मतलब वैरायटी ऑफ एक्शन है। ठीक, वैरायटी ऑफ एक्शन से मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज है। ठीक, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है, मतलब अपने बॉडी के सेल्स और फॉरेन बॉडी के सेल्स, उन दोनों के बीच में ये डिस्टिंग्विश कर सकती है इम्यूनिटी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है कि इसके पास एक चीज अवेलेबल होती है, दैट इज नोन एज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है? ठीक है, इस बात को समझें। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या है? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो क्या करता है? फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर जब हुआ है तो हमारी बॉडी जो है फर्स्ट टाइम में क्या करती है? ज्यादा टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने देखा है फर्स्ट टाइम कि वो पैथोजन किस तरीके का है, उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो उस हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उससे फाइट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बट जब दोबारा सेम एनकाउंटर होता है, जब दोबारा सेम पैथोजन से एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो अब जो हमारी बॉडी है वो सेम पैथोजन से फाइट करने के लिए, ठीक है, रैपिड जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, उसको रैपिडली रिकॉग्नाइज कर लेगी हमारी बॉडी और रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा जल्दी होगा। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो दोबारा में रिस्पॉन्स क्रिएट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया? मेमोरी स्टोर करके रख ली। ठीक, मेमोरी स्टोर करके रख ली, पिछले वाले पैथोजन की मेमोरी स्टोर करके रख ली कि वो किस तरीके का था, किस स्ट्रक्चर का था और कितना हार्मफुल था। ठीक है, तो अब जब वो दोबारा आएगा तो हमारी बॉडी उससे क्या करेगी? ज्यादा फोर्स के साथ फाइट करेगी। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात आ जाती है कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो इम्यून सिस्टम के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक, क्या क्या? पहले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, दूसरे हैं, ये क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, और दूसरे क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, फिर है लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फोइड सेल्स। तो ये 4 मेजर बेसिक कंपोनेंट्स है किसके? इम्यून सिस्टम के। ठीक है, अब देखिए भाई, एक बात बताएं, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैसल। ठीक है, कैसल। कैसल क्या है? कैसल क्या होता है? ये एक वो जगह है, ठीक है, जहां पे आर्मी प्रोड्यूस होती है, जहां पे आर्मी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक कैसल है जहां पे आर्मी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आर्मी प्रोड्यूस कहां होती है? कैसल में। और आर्मी फाइट कहां करती है? आर्मी फाइट कहां करती है? बताएं भाई। फील्ड में। ठीक है, बैटलफील्ड में, बैटलफील्ड में। ठीक, इसी तरीके से, इसी तरीके से इसको समझें कि ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये क्या है? ये है कैसल। ये है कैसल जहां पे आर्मी प्रोड्यूस होगी, ये वो जगह है जहां पे आर्मी प्रोड्यूस होगी। और ये है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये वो जगह है जहां पे आर्मी फाइट करेगी, जहां पे आर्मी फाइट करेगी। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? ये वो ऑर्गन है जहां पे आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये वो जगह है जहां पे आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? ये वो ऑर्गन है जहां पे आपकी एंटीबॉडीज पैथोजन से फाइट करती हैं। ये एक बैटल फील्ड है। एंटीबॉडीज फाइट करती हैं किससे? पैथोजन से। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बैटल फील्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई?
तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो इनके सेल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जहां पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो होते हैं बल्कि। एक क्या है आपका बोन मैरो होता है और एक क्या होता है, थाइमस होता है। अगर बोन मैरो की हम बात करें तो बोन मैरो क्या है, इट इज द साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। और थाइमस की अगर हम बात करें तो थाइमस टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई बात नहीं है, भूलने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। बी फॉर बोन मैरो और बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर थाइमस और टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। तो बोन मैरो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है और थाइमस टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो ये क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, लिम्फोसाइट्स और एंटीजन या पैथोजन के बीच में, पैथोजन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपका स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सल्स, अपेंडिक्स एक्सेट्रा, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स आते हैं जहां पे बेसिकली एक फाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोइड टिश्यू की। तो लिम्फोइड टिश्यू क्या है, लिम्फोइड टिश्यू बेसिकली क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन के जो टिश्यूज हैं उन्हीं को लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि मेजॉरिटी जो आपका लिम्फोइड टिश्यू है वो माल्ट होता है, ठीक है। मेजॉरिटी लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, माल्ट होता है। माल्ट क्या है, इट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि मेजॉरिटी लिम्फोइड टिश्यू का जो नाम है वो क्या है, माल्ट है, ठीक, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोइड सेल्स। और ये सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली अभी हमने जैसे ऊपर बात करी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये क्या है, लिम्फोइड सेल्स। तो बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं इसमें बी मेमोरी सेल्स और एक आ जाते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक। अब ये क्या है, इनका क्या काम है, उतनी डेप्थ में आपको नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में क्या क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स और टी सप्रेसर सेल्स, ठीक। तो बेसिकली इनका क्या काम है कि टी हेल्पर सेल्स क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प करते हैं किसके किस चीज में हेल्प करते हैं, फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। टी किलर सेल्स क्या है, ये वो सेल्स हैं जो फाइट करते हैं बेसिकली, ठीक है, पैथोजन से, वो क्या है, टी किलर सेल्स। टी मेमोरी सेल्स क्या है, ये वही सेल्स हैं जो मेमोरी स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, पैथोजन की मेमोरी स्टोर करके रख लेते हैं, ये क्या है, टी मेमोरी सेल्स। और टी सप्रेसर सेल्स क्या है, जब कभी कई बार क्या होता है कि जो टी के सेल्स हैं, जो टी किलर सेल्स हैं, जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं तो क्या होता है, चांसेस ये होती हैं कि ये खुद के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दें। तो ऐसा ना हो इसलिए इनको फिर सप्रेस किया जाता है विद टी सप्रेसर सेल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट चीज क्या है, वैक्सीनेशन, ठीक। देखें भाई, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है कि वो, जनरली हम बात करें कि वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बट बाकी इन्फेक्शन से भी आपकी बॉडी को इम्यून किया जा सकता है कि आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को, अपने आप को इम्यून कर ले किसी इन्फेक्शन से, उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीन्स इंजेक्ट की जाती हैं बॉडी में। और वैक्सीन्स क्या होती हैं, दीज आर सस्पेंशंस। और सस्पेंशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, 9th की केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन, ठीक। तो सस्पेंशन ऑफ एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। एटीन्यूएटेड क्या होते हैं, एटीन्यूएटेड क्या होते हैं, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक, इनएक्टिव। एटीन्यूएटेड का क्या मतलब है, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब जो या तो वीक हो, या तो क्या हो, पैथोजन वीक हो, या फिर क्या हो, डेड हो, या तो वीक पैथोजन हो या फिर डेड पैथोजन हो, ठीक। तो एटीन्यूएटेड पैथोजन यूज करते हैं विच आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट था वैक्सीनेशन का, ये किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक।
इसी वजह से जो फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। ठीक, एडवर्ड जेनर को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसने स्टार्ट किया? एडवर्ड जेनर ने ही स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट एक नाम आ जाता है लुइस पास्चर। काफी लोगों ने पढ़ा होगा लुइस पास्चर के बारे में। तो लुइस पास्चर कौन था? ये वो इंडिविजुअल था, ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग पैथोजन, जो अभी हम बात कर रहे थे एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएशन का जो प्रोसेस है वो लुइस पास्चर ने ही फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से पैथोजन को इनएक्टिव किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसको यूज करके उसने वैक्सीन्स बनाई फॉर कॉलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? वैक्सीनेशन की, एडवर्ड जेनर की, लुइस पास्चर की। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज है? पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज है? कई बार देखिए क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पेशेंट को क्या चाहिए होता है? इमीडिएटली क्या चाहिए होता है? इमीडिएटली क्या चाहिए होता है? एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं, एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पेशेंट क्या हो? या तो वीक हो, ठीक है, या तो वीक हो, या फिर उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ना बन रही हो, मतलब इम्यून सिस्टम उसका खराब हो, इम्यून सिस्टम जो है खराब हो, मतलब प्रॉपरली फंक्शनिंग ना हो। ठीक, तो इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कुछ बनी बनाई मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसको फौरन के फौरन वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं बनी बनाई, तो इसकी बॉडी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं वो पेशेंट को इंजेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पैथोजन और अ टॉक्सिन फॉर इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देख लीजिए एक छोटा सा टॉपिक है आपका इम्यूनाइजेशन का, जो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एडवर्ड जेनर की। ठीक है, एडवर्ड जेनर की एक स्टोरी दी गई है कि इन्होंने क्या किया था। तो देखिए क्या हुआ था, एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि एक जो है इनके एरिया में एक क्या कहते हैं एक एपिडेमिक सा फैल गया था। ठीक है, एक एपिडेमिक सा फैल गया था। उसमें क्या हो रहा था कि एक इन्फेक्शन था जो इनके एरिया में स्प्रेड हो गया था। और वो इन्फेक्शन कैसा था? वो इन्फेक्शन ऐसा था कि जनरली जिन लोगों को उन्होंने देखा कि जिन लोगों को ऑलरेडी काउ पॉक्स हो गया था, ठीक, काउ पॉक्स हो गया था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो मिल्क मेट्स थी, ठीक है, जो डेयरी में काम करने वाली मिल्क मेट्स थी, उनको क्या हुआ था कि उनको ऑलरेडी काउ से एक इन्फेक्शन हुआ था नोन एज काउ पॉक्स। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो गया था उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, और उनके एरिया में ये जो इन्फेक्शन था स्मॉल पॉक्स वाला ये काफी स्प्रेड हो रहा था। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिनको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका था उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, और जिनको काउ पॉक्स नहीं हुआ था उन सबको स्मॉल पॉक्स होता जा रहा था। ठीक, तो ये एपिडेमिक जो है स्प्रेड हो गया था। जैसे आज के टाइम पे हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोविड क्या है? पैंडेमिक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो गया। और एपिडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फैल जाए, कंट्री वगैरह में फैल जाए, तो वो क्या होता है? एपिडेमिक। ठीक, तो एपिडेमिक था उस टाइम पे वो स्मॉल पॉक्स। ठीक, तो काउ पॉक्स क्या है? काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में माइल्ड डिजीज है, लेकिन है सेम चीज। ठीक, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? उन्होंने डेलिबरेटली क्या किया कि लोगों में काउपॉक्स को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, उनको जबरदस्ती इंजेक्शन देना शुरू कर दिए। किसके? काउपॉक्स के। और इससे क्या हुआ कि उनको माइल्ड डिजीज काउपॉक्स होती थी और फिर वो उससे रिकवर हो जाते थे। अब क्या हुआ कि उनकी बॉडी में क्या हुआ? उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, मतलब वो वैक्सीनेटेड हो गए, इम्यून हो गए वो। किससे? काउपॉक्स के तरीके के कोई भी सिमिलर
इन्फेक्शन आ जाए, उससे वो रेजिस्टेंट हो गए, अब उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने स्मॉल पॉक्स को फैलने से बचाया। ठीक है, और जो वर्ड है वैक्सीनेशन, जो वर्ड है वैक्सीनेशन, ये भी यहीं से आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ड है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का जो ये है वर्ड, पहला पार्ट, ये एक वर्ड है, इसका रूट वर्ड वैका। ठीक है, वैका से आया है। वैका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन एक लैंग्वेज है जो अब यूज नहीं होती। ठीक, और इसमें इसको क्या कहा जाता है, काउ, काउ। ठीक, तो क्योंकि ये काउ पॉक्स से डिराइव हुआ था तो वैका यूज कर लिया गया वर्ड। ठीक, और वैका से ही क्या बन गया, वैक्सीनेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या है, एलर्जी। ठीक है, एलर्जी के बारे में आप लोग को पता होगा, एलर्जी क्या होती है, कोई बता सकता है? एलर्जी क्या होती है, कोई बता सकता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज के कांटेक्ट में आने से कुछ इफेक्ट होना। ठीक है, अब वो चीज क्या है कि कुछ एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, कुछ एलर्जेंस होते हैं। तो एलर्जन से क्या होता है, कुछ एलर्जेंस, कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, अब एलर्जी क्या है, एलर्जी बेसिकली होती किन लोगों को है? एलर्जी उन लोगों को जनरली होती है जो नेचुरल एनवायरनमेंट से बचपन से ही दूर रहे। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको काफी घर में रखा जाता है, काफी ज्यादा पैम्पर किया जाता है, घर में रखा जाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा नहीं रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़े होकर निकलते हैं तो उनको एलर्जीज होने लगती हैं। किससे? डस्ट से। ठीक है, डस्ट से। और जनरली क्या होता है, जैसे पॉलन ग्रेन्स वगैरह हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक मौसम होता है जिसमें काफी ज्यादा पॉलन ग्रेन्स जो है एयर में जो है फ्लो कर रहे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक, तो पॉलन ग्रेन्स वो पॉलिनेशन का टाइम होता है। ठीक, तो पॉलन ग्रेन्स के विंड में होने से भी एलर्जी होने लगती है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स। ठीक, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उनसे सही से उनको रोक नहीं पाता है। ठीक, तो फिर वही है कि वो आपकी लंग्स में चले जाते हैं और फिर वहां पे इन्फेक्शन होता है, तो ये एलर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इससे जनरली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब या तो कुछ रेड रेड सी स्किन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, स्किन जो है आपकी रेड कलर की होने लगेगी, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, या फिर क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब वहां पे सूजन सी होने लगेगी। ठीक है, स्वेलिंग होने लगेगी। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट होते हैं। और एलर्जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसी को है यहाँ पे कोई एलर्जिक है? कोई एलर्जिक है? यस सर। किससे? और सर डस्ट से। डस्ट से आप एलर्जिक हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, कभी लिया आपने कोई मेडिकेशन? हाँ, यस, बस ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है सिर्फ सिम्टम्स को कम करने के लिए, गुड बट कोई गुड, ट्रीटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है पर्टिकुलर। ठीक है, कोई मेडिकेशन इसका नहीं है। बस आप क्या कर सकते हैं कि मेडिकेशन लेके आप उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उसकी टैबलेट्स आती हैं अलग अलग एलर्जेंस वगैरह करके। ठीक, और नाम भूल रहा हूँ मैं, खैर, तो वो उन टैबलेट्स को यूज करके जो इफेक्ट होते हैं एलर्जी के उनको रिड्यूस किया जा सकता है, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, क्या है, इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगेंस्ट सम एलर्जेंस सच एज डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एग्स एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एलर्जेंस कहा जा सकता है। किसी को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये क्या है, दीज आर कॉज्ड व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ सेल्स। जब खुद की ही बॉडी, ठीक है, खुद की एंटीबॉडीज खुद की ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगे, तो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अनीमिया हो गया, ठीक है, हाशिमोटो डिजीज हो गया, रेमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो गया, तो ये सब क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो हैं
वो डिसऑर्डर्स जिसमें, वो डिजीजेस जनरली जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होता है, और इम्यून सिस्टम आपका जो है इफेक्ट होता है, वो खराब हो जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक। तो ये क्या है, ये है इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस। एग्जाम्पल इसका क्या है, एड्स, ठीक है। एड्स फुल फॉर्म क्या है एड्स की, बताएगा कोई? Acquired immunodeficiency syndrome. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनो, भाई लड़के हैं क्लास में, सो गए हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, स्पेलिंग देख लियो, TE है शायद, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। तो एड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो और ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैंसर, ठीक। तो कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, कोई बता सकता है? कैंसर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, क्या है कैंसर, कोई बता सकता है? गुड, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल्स, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर को ही क्या कहा जाता है, ट्यूमर। कैंसर को ही क्या कहा जाता है, ट्यूमर। और मैंने बताया था कैंसर जो है अगर सीवियर है तो क्या होगा कि आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, इसकी अलग अलग थेरेपीज होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, जैसे एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है, इसमें और भी थेरेपीज होती हैं, ठीक है। तो एक सेट ऑफ थेरेपीज होती हैं। थेरेपी बेसिकली क्या होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें अलग अलग मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं, तो उसको हम थेरेपी कहते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, अगर मैंने कहा कि अगर कैंसर आपका सीवियर है तो क्या होगा कि जो कैंसर आपने एक जगह ट्रीट किया है, वहां से अगर आपने जो कैंसरस सेल्स उनको रिमूव कर दिया, बट क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो सेल्स जो है फैल गए होंगे ब्लड स्ट्रीम में, तो वो कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट में जाके दोबारा से डेवलप हो जाएंगे, तो दोबारा से कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है, उसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये कैंसर की बात होगी। अच्छा, एक चीज है दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है, तो इसको देख लें जरा। अच्छा, पेप्टिक अल्सर से जनरली, ठीक है, रिसेंट टाइम में 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन क्या बने हैं, एक तो डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि पेप्टिक अल्सर कॉज कौन करता है, ठीक है, कॉजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, कॉजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है इसका कि कॉजिंग एजेंट क्या है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो इसका नोबेल प्राइज है, ठीक है, जो इसका नोबेल प्राइज है वो किस ईयर में मिला था, नोबेल प्राइज है वो किस ईयर में मिला था, ठीक। तो ये 2 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तो वो इसको नोट कर लिए, ठीक है। देखिए क्या है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है बेसिकली, बताए कोई बताएगा? सर मे भी एक डिसीज है। हाँ, मतलब कौन से सिस्टम की, कौन से बॉडी के पार्ट की है? स्टमक। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक, और स्टमक और intestine। हाँ, स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों, ठीक। तो क्या है कि जनरली क्या किन लोगों को ये होता है जो ज्यादा ईट करते हैं, ठीक है, ज्यादा खाते हैं या बेतुका खाते हैं, ठीक है, कुछ भी खा लिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बहुत लोग पीते हैं, ठीक, खाना खाया नहीं सही से, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी ली। और कई बार क्या होता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, ठीक है, साफ नहीं है, सही नहीं है, तो सही तरीके से आपका एसिड जो है बॉडी में वो काम नहीं कर पा रहा है, तो काफी सारे जो है वो उसमें डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से अल्सर जो है क्रिएट होता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या है, विच कॉजेस एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, ठीक। और ये स्टमक और ड्यूडेनम, ठीक है, दोनों का मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, दोनों का एक जो है इन्फेक्शन है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल रीजंस, ठीक है। तो पहले लोग क्या समझते थे कि इट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल रीजन, ठीक है, एवरीबody थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू लॉट ऑफ एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज्ड पेप्टिक अल्सर्स, ठीक। फिर 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिस्कवरी करी एक बैक्टीरिया की, ठीक है, इसका नाम क्या था, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इट वाज रिस्पांसिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबिन वॉरेन, ठीक है, रॉबिन वॉरेन 1937 में बॉर्न हुए थे, ही वाज अ पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट कौन होता है, पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पैथोजेंस को स्टडी करते।
हाँ ठीक है। और जो ब्लड के हाँ, जो आपने देखा होगा, जो जिनके हम कह सकते हैं क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, उनके एक पैथोजन लैब होती है, ठीक है, वो लेबोरेटरी होती है जहाँ पे वो ब्लड सैंपल्स को देखते हैं और उसमें बताते हैं कि कितना इसमें आरबीसी काउंट है, कितना डब्ल्यूबीसी काउंट है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो दोज पीपल आर नोन एज पैथोलॉजिस्ट, ठीक। तो एक पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, ही सॉ स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक इन मेनी पेशेंट्स, ठीक। उन्होंने देखा कि काफी पेशेंट के स्टमक में क्या थे, लोअर पार्ट में, स्टमक के लोअर पार्ट में क्या थे, कर्व्ड बैक्टीरियाज मौजूद थे, ठीक है। He noticed that signs of inflammation were always present around these bacteria. तो इन बैक्टीरिया के पास इन्होंने क्या देखा कि सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इन बैक्टीरिया के आसपास क्या था, इन्फ्लेमेशन हो रखा था, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा था। इन्फ्लेमेशन मतलब रेड हो रहा था या कुछ स्वेलिंग वगैरह हो रही थी, ठीक, इन बैक्टीरिया के पास, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे बैरी मार्शल, जो बॉर्न हुए थे 1951 में, ठीक है। ये क्या थे, वाज अ यंग क्लिनिकल फेलो, ठीक। तो ये भी इंटरेस्टेड हुए थे वॉरेन की फाइंडिंग्स में और सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो उन्होंने क्या किया, इन सोर्सेज से, इन पेशेंट से इन बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया और इनको कल्टीवेट करना शुरू किया, ठीक है। और फिर इन्होंने लेबोरेटरी में स्टडी की कि कैसे इस बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। In treatment studies, Marshall and Warren showed that patients could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. ठीक है, तो इन्होंने एक फाइंडिंग क्या दी कि इसको तभी ट्रीट किया जा सकता है पेप्टिक अल्सर को जब ये बैक्टीरिया को किल किया जाए, ठीक है। तो थैंक्स टू द डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक डिजीज, ठीक। अब ये एक क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो इसके मेडिकेशंस मौजूद हैं। तो अगर किसी को अल्सर होता है, और जनरली हो जाता है अल्सर, तो वो ट्रीटेबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन, ठीक है, बट अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज जो दिया गया, इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, इनको 2000, इसी स्टडी पे इनको 2005 में नोबेल प्राइज दिया गया, 2005 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और किस स्ट्रीम पे नोबेल प्राइज इनको दिया गया, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो इन दोनों टॉपिक्स पे इनको, इन दोनों कैटेगरीज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया 2005 में, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है भाई सबको, कोई डाउट? कॉजिंग एजेंट क्या होता है सर? क्या है कॉजिंग एजेंट? कॉजिंग एजेंट मतलब वो हम कह सकते हैं वो एजेंट जो कॉज करे, जिसकी वजह से कॉज हो रहा हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, अगर हम बात कर लें, ठीक है, कॉमन कोल्ड की अगर हम बात कर लें, तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कॉमन कोल्ड का कॉजिंग एजेंट क्या है, वायरस, वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो वायरस की वजह से, तो वायरस एक वो एजेंट है जो कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है, तो वायरस एक एजेंट है जो कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है, तो वायरस क्या हुआ, कॉजिंग एजेंट। पेप्टिक अल्सर का क्या है सर? पेप्टिक, ये बताया तो अभी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है, दिख रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। यस सर। आपके एनसीईआरटी बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक एक बार रेफर करिएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिजीज क्या है, मलेरिया, ठीक। मलेरिया क्या है, मलेरिया के बारे में देखिए, मलेरिया के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। मलेरिया क्या है, डिजीज है जो किससे स्प्रेड होती है, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है इसका, मस्कीटो, गुड, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, जिसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक। जैसे किसी को बाइट करता है तो उसमें
प्लाज्मोडियम चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टाइफॉइड। ठीक, तो टाइफॉइड की अगर हम बात करें तो टाइफॉइड कॉज होता है किससे, एक बैक्टीरिया नोन है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, ठीक, बैक्टीरिया है नोन है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एक सिम्टम क्या है कि हाई फीवर कॉज होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर कॉज होता है। ठीक, और ये कैसे स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से टाइफॉइड होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में कि टाइफॉइड को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, बाय विडाल टेस्ट। ठीक, जो इसका टेस्ट होता है दैट इज नोन एज विडाल टेस्ट। ठीक, तो विडाल टेस्ट से डायग्नोस किया जा सकता है कि टाइफॉइड किसी पेशेंट को है या नहीं है। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग, हाँ विडाल टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है एक, ठीक है, टेस्ट होता है, जैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं आपके, सीबीसी टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ठीक, इसी तरीके से एक विडाल टेस्ट होता है। ठीक, ये भी इसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है एक और, कि ये एक हम कह सकते हैं जनरल मेडिसिन में ये काफी फेमस केस है। ठीक है, मैरी मेलन का नाम सुना है इसका, मैरी मेलन नाम सुना है? नो सर। मैरी मेलन क्या है, मैरी मेलन एक लेडी थी। ठीक है, मैरी मेलन एक लेडी थी। ठीक, और ये बाय प्रोफेशन एक क्या थी, कुक। ठीक, ये बाय प्रोफेशन एक कुक थी। ठीक, तो बाय प्रोफेशन ये एक कुक थी, और मैरी मेलन ने क्या किया कि मैरी मेलन को टाइफॉइड था। ठीक, मैरी मेलन को टाइफॉइड था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, क्योंकि ये कुक थी, ठीक, तो जितने लोग इन कस्टमर्स थे इन्होंने उनको भी अपने साथ साथ टाइफॉइड फैला दिया। ठीक है, अपने साथ साथ उनको भी टाइफॉइड का पेशेंट बना दिया। ठीक है, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया नहीं, तो जितने कस्टमर्स आए उनको भी इनकी वजह से टाइफॉइड हो गया। ठीक है, तो ये काफी बड़ा केस हो गया था। ठीक है, टाइफॉइड जो है इनकी वजह से स्प्रेड हो रहा था, तो ये काफी फेमस केस है जनरल मेडिसिन में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछे तो उनको पता है कि जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जनरल मेडिसिन, उसमें जो एक केस स्टडीज होते हैं वो पढ़ाई जाती हैं, तो ये काफी फेमस केस स्टडी है। ठीक, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया क्या, टाइफॉइड मैरी। इनका क्या नाम पड़ गया, टाइफॉइड मैरी। ठीक है, तो मैरी मेलन को ही क्या कहा जाता है, टाइफॉइड मैरी। ठीक है, टाइफॉइड इन्फेक्शियस डिजीज है। हाँ, टाइफॉइड इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया आपका बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। निमोनिया आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो निमोनिया में क्या होता है कि निमोनिया बेसिकली आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक, और लंग्स में जो आपका एल्वुलाई है, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करता है, और आपका एल्वुलाई जब इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, एक फ्लूइड फिल हो जाता है, और फिर उससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में उसमें प्रॉब्लम होती है। और ये किससे कॉज होता है, जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक, तो ये एक बैक्टीरिया है जो इसका कॉजिंग एजेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है। ठीक है, निमोनिया के बारे में आपने देखा होगा कि निमोनिया जो है जनरली उतना सीवियर नहीं है। ठीक है, मतलब सीवियर हो जाता है, डेथ हो जाती है लोगों की, बट ये ट्रीटेबल है। बट अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये सीवियर हो जाता है और डेथ हो सकती है इससे। ठीक है, और जनरली काफी लोग होते हैं जो टालते रहते हैं चीजों को। ठीक है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसको टाल दिया तो सीवियर केस ये एक्वायर कर लेगा और फिर डेथ हो सकती है, काफी इंडिविजुअल्स की डेथ होती है। ठीक है, जबकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। ठीक, खैर, तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं सीवियर केस में, जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ग्रेश टू ब्लूइश कलरिंग हो जाती है किसकी, आपकी नेल्स की। ठीक है, आपके नेल्स की जो है कलरिंग हो जाती है ग्रेश टू ब्लूइश। ठीक है, तो ये सीवियर केस होता है। ठीक है, ये सीवियर केस होता है। अब नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड पता होगा क्या होता है, कॉमन कोल्ड बताएं भाई। कॉमन कोल्ड क्या होता है भाई, बताएं बताएं भाई, कॉमन कोल्ड क्या होता है?
नॉर्मल कोल्ड। ठीक है, नॉर्मल कोल्ड जो होता है आपका, जो खांसी जुकाम होती है, ठीक है, दैट इज कॉमन कोल्ड। ठीक है, और कॉमन कोल्ड बेसिकली क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और कॉमन कोल्ड जो है एक ग्रुप ऑफ वायरसेस से कॉज होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, राइनो वायरसेस। ठीक, वो जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है उसको हम क्या कहते हैं, राइनो वायरसेस। तो ये क्या है आपका कॉमन कोल्ड। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक, तो प्रिवेंशन के देखें, यहां पे प्रिवेंशन के दो तरीके हैं। प्रिवेंशन के दो तरीके हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रिवेंशन के दो तरीके हैं। ठीक, तो एक तो है आपका जनरल मेथड और एक है स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, तो जनरल मेथड क्या है कि जनरल अवेयरनेस फैलाना। ठीक, जनरल मेथड क्या है, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि आप जनरली अगर हम बात करें, किसी स्पेसिफिक वे की अगर हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक वे की अगर हम बात नहीं कर रहे, इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन जनरल क्या तरीका है प्रिवेंशन का? फर्स्ट इज पब्लिक हाइजीन। ठीक है, बहुत जनरल मेथड है कि अगर आपकी हाइजीन है, आपके अराउंड जो पब्लिक है अगर वो हाइजीन में है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रिवेंशन होगा डिजीजेस से। ठीक है, डिजीजेस कम होंगी, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, आप जाके देखते होंगे अपने स्कूल में जाके, आप कई बार देखते होंगे कि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको हाइजीन की कोई फिक्र ही नहीं। ठीक है, वो हाइजीनिक नहीं होते। ठीक है, या तो हाइजीन क्या होता है? हाइजीन का मतलब है पर्सनल क्लीनलीनेस। हाइजीन का मतलब है पर्सनल क्लीनलीनेस। ठीक, अब वो क्लीनलीनेस कैसे हो सकती है, समझ गए। क्लीनलीनेस कैसे हो सकती है? क्लीन रहता है। हाँ, मतलब कैसे, कैसे? रेगुलर बेदिंग से। रेगुलर। ठीक है, और क्लीन क्लोथ्स पहनने से। ठीक है, और क्लीन जो है अपने जो यूटेंसिल्स हैं और अपने जो जो भी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन के लिए, उन सबको क्लीन रखने से। जैसे काफी लोग होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि सॉक्स होते हैं, वो सॉक्स बहुत गंदे पहनते हैं। ठीक, सॉक्स बहुत गंदे पहनते हैं। ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स में होंगे उन्होंने देखा होगा कि सॉक्स बहुत गंदे पहनते हैं। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको हाइजीन का ख्याल नहीं होता, या जो लोग हॉस्टल्स में होंगे उन्होंने देखा होगा। ठीक, सॉक्स उनके बहुत गंदे होते हैं, या हैंकरचिफ जो होता है, ठीक, वो बहुत गंदा रखते हैं। ठीक, या जो उनकी टॉवल होती है वो बहुत गंदी रखते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, जिनको आपको क्लीन रखना होता है, साफ रखना होता है। ठीक, तो काफी लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं रखते। ठीक है, नहाते नहीं है सबसे बड़ी चीज। ठीक, नहाते नहीं, तो क्या है कि जब आप खुद साफ नहीं रहेंगे, ठीक है, आप जब खुद गंदे रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी वजह, आपको तो इन्फेक्शन हो गई होगा पहली बार, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है आपकी वजह से। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक हाइजीन जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्फेक्शन से, डिजीज से बचने के लिए। ठीक, सो प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। अब ये एक और चीज है, ये एक और एस्पेक्ट है जिसकी हमने बात करी थी पहले, दैट इज माल न्यूट्रिशन। ठीक, माल न्यूट्रिशन। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, वो सफिशिएंट जो है खाना नहीं मिल रहा है उसको सरवाइव करने के लिए, तो फिर वो क्या है, माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन है, और माल न्यूट्रिशन है मतलब वो ससेप्टेबल है डिजीजेस के, इन्फेक्शन के, उसको डिजीजेस और इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एयर की, तो एयर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड। तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसी जगह पे रहें जहां पे एयर पोल्यूशन कम हो, तो वहां पे हमें एयर से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो भी कम होगा। अगर हम वो वाटर यूज करें जो कि क्या हो, क्लीन हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो,
तो हमको वाटर बॉर्न डिजीजेस कम होंगी। ठीक है, अगर हम एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहें, ठीक, तो हमको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कम होंगी, जहां पे मच्छर मक्खी कम होंगे। ठीक है, तो अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट में हैं जहां पे मच्छर मक्खी वगैरह कम है, तो क्या होगा, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो हमको कम होंगी। तो ये तो कुछ जनरल मेथड्स हैं प्रिवेंशन के कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक तरीकों की, स्पेसिफिक वेज। तो स्पेसिफिक वेज क्या है, तो स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस इज इम्यूनाइजेशन। ठीक, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन करके जो हम प्रॉपर वैक्सीन लेके स्पेसिफिक डिजीजेस से अपने आप को इम्यून कर सकते हैं। ठीक, वैक्सीन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, मीजल्स है, पोलियो है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है और हम उन सब डिजीजेस से वैक्सीनेटेड है, बचपन में ही वैक्सीन दे दी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा पोलियो, क्या आपने नाम सुना होगा पोलियो? तो जगह जगह जो है उसके प्रोग्राम्स चलते Yes, हैं, sir. गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं कि गली गली में जाके जो है पोलियो के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, और एक कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स का। तो गली गली में वो अपने जो है लाउड स्पीकर्स लेके आते हैं कि पोलियो ड्रॉप जो है लगवा लें। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जिनको पोलियो ड्रॉप नहीं लगा वो पोलियो ड्रॉप ले लें। ठीक है, तो पोलियो क्या है, वैक्सीनेशन है जिससे क्या हो सकता है, पोलियो को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे देखें तो पोलियो उतना ज्यादा जो है हम कह सकते हैं क्रॉनिक डिजीज अब नहीं रहा है, बट एक टाइम पे पोलियो काफी ज्यादा क्रॉनिक था। ठीक है, अब काफी ज्यादा लोग क्या है वैक्सीनेटेड है, इम्यून हो गए उससे। ठीक, now our body has an immune system which fights microbial infections when this system first sees infection। तो ये वही चीज है, ठीक है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, कि इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक, तो उसको दोबारा नहीं कर रहे। अब ये बताइए कि यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये एक और चीज देख लें, ये एक और चीज देख लें भाई, कुछ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी होती है मेडिसिन की, दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, वो मेडिसिन जो क्या हो, हाँ, बैक्टीरिया से फाइट करें, बैक्टीरिया से फाइट करें। ठीक है, दीज आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एक डेरिवेटिव है। ठीक है, और पेनिसिलिन कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, फंगस से। एंटीबायोटिक, गुड, फंगस से। और इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, फंगस से। कौन सी फंगस से, ईस्ट। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मेडिसिन क्या होती है, एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन होती है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करे। अगर कहीं पे कोई कट है या कोई वुंड है, तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज होती है, दैट इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इज एन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और कंपाउंड दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू रिड्यूस, लिविंग टिश्यू जहां पे क्या हो, कट हो या वुंड हो, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, सेप्सिस और प्यूट्रिफैक्शन। ये क्या है, बेसिकली इन्फेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंटीवायरल। एंटीवायरल क्या होते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं या एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, जिनका क्या काम होता है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करना। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करना। नेक्स्ट लास्ट क्या है, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं बेसिकली, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। ठीक है, पेन किलर्स। तो जो पेन किलर होती हैं मेडिसिन, दोज आर नोन एज एनाल्जेसिक्स। ठीक, तो एनाल्जेसिक ड्रग क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिक या पेन रिलीवर या पेन किलर। ठीक है, इट इज मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू अचीव रिलीफ फ्रॉम पेन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो किसी का तो कुछ बताएं। सर पेन किलर ड्रग्स का ये ग्रुप है। हाँ, पेन किलर जो है एनाल्जेसिक
जो है, जो मेडिसिन होती हैं उनको, उन्हीं को पेन किलर कहा जाता है। एनाल्जेसिक एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो पेन को रिलीफ, हम कह सकते हैं पेन से रिलीफ दिलाती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट हो पूछें। ठीक है, कोई डाउट हो पूछें। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं फिर।